बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 135 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वो गिरफ्तार है तो फिर उसके ज़िंदा रहने का इम्कान मज़ीद बढ़ जाएगा। एक दफ़ा वो गिरफ्तार हालत में मीडिया को नज़र आ गया तो पुलिस वालों के लिए उसे ख़त्म करना आसान नहीं होगा। तो फिर जल्दी करो करीज़, मुझे डर है कि हमारे वापस पहुँचने से पहले कुछ हो ना जाए। डिप्टी रियाज बिल्कुल जानवर बना हुआ है। ठीक है, ये लोग खाना खा लें तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं, ग्रीस ने कहा। सब इंस्पेक्टर तो रुकावट नहीं डालेगा। ज़मीर साहब जो हैं हमारे साथ, ये ऐसे लोगों से निमटना खूब जानते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में ये सब इंस्पेक्टर मनमानी करें। सिर्फ आध घंटा क़याम के बाद ही काफिला चल पड़ा। ग्रीस का अंदाज़ा दुरुस्त था। सब इंस्पेक्टर मुख्तार ने शानी को गोजर खान ले जाने पर जोर नहीं दिया। वो दीगर लोगों के साथ ही वापस डेरे की तरफ रवाना हो गया। जो पुलिस एहलकार मीडिया वालों के साथ आए थे उनमें एक इंस्पेक्टर भी था। इंस्पेक्टर ने ज़मीर अहमद से कहा, ज़मीर साहब, हमने आपकी बात मानी है, लेकिन इस गरीब मुलाजिम मुख्तार पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप इस बारे में रियाज साहब से खुद बात कर लीजिएगा। घबराओ नहीं यार, मैं खुद बात करूंगा और जो मजीद बातें कर सका वो भी करूंगा, ज़मीर अहमद ने कहा। इसी दौरान में दो दीगर अखबार नवीस शानी को कुरीदने में मसरूफ़ हो गए। तामगरी साड़े आई और उसने अखबार नवीसों को बताया कि कुछ मजबूरियां हैं। फिल वक्त शानी इस हवाले से कोई बयान नहीं देना चाहती। करीबन 3 घंटे के कठिन और पुरतपश सफ़र के बाद वो लोग उन टीलों में पहुंच गए जहाँ एक मार्के के इम्कानात थे। वादी सून की तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही थी। ये सुनसान टीले ऐसे ही अनगिनत हंगामों के राज अपने सीनों में दबाए सदियों से खामोश खड़े थे। कुछ भागने वाले भागते रहे थे और कुछ पीछा करने वाले पीछा करते रहे थे और फिर आग और खून की होली खेली जाती रही थी। कभी भागने वाले कामयाब रहे थे और कभी पीछा करने वाले। बिसरी खान जोएद अकबरी में बादशाह वक्त से टकराया था। तूरा खान और चिराग बाली जो अंग्रेजी इस्तबदाद के खिलाफ सीना सुपर हुए और मोहम्मद खान जो ओहदे खाजिर में मुजाहमत की अलामत बना। इसके अलावा भी बहुत से सबूत थे जिनकी मुजाहमत की रुदाद इन टीलों में बाज गिश्त बनकर गूंजती थी। ये लोग गैरत और अना की जिंदा तस्वीर थे। इनकी सोच इस अंदाज की थी, जिसनो बोली फट नहीं कीता उसनो गोली फट नहीं कीता। बड़े डेरे के इर्द गिर्द पुलिस के साथ साथ अजरालियों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो चुका था। कहा जा रहा था कि बड़ा अजराली सरदार गुलाम कबीर अज खुद यहाँ मौजूद है और अपने लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है। डेरे के इर्द गिर्द जहाँ तक निगाह जाती थी पुलिस और अजरालियों की पोजीशनें मौजूद थी। डेरे के गिर्द घेरा भी पहले से तंग हो गया था। शानी ने देखा कि डेरे के शुमाली किनारे से गहरा स्याह धुआं उठ रहा है। बाद अज़ाओं से मालूम हुआ कि करीबन 1 घंटा पहले यहाँ दूरमार गन MG08 से मुसलसल फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग से डेरे का बड़ा जनरेटर तबाह हो गया था और तेल के ड्रमों में आग लग गई थी। मीडिया की आमद के साथ ही पुलिस की पोजीशनों में अफरा तफरी नजर आने लगी। सब लोग चौकस हो गए। डिप्टी रियाज और एक दूसरे डिप्टी शबाब ने खुद आकर काफिले का इस्तकबाल किया। इस काफिले में शानी को देखकर डिप्टी रियाज हैरान हुआ। उसके बाद उसकी आंखों में खून उतर आया। वो मौजूदा लोगों की परवाह किए बगैर कड़क कर सब इंस्पेक्टर मुख्तार से मुखातिब हुआ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इससे पहले कि कोई जवाब में कुछ कहता, सब इंस्पेक्टर मुख्तार आगे बढ़ा और उसने रियाज के करीब जाकर सरगोशियों में बात की। यकीनन उसने मौजूदा सूरत हालात से डिप्टी रियाज को आगाह किया था और साथ ही ये भी बताया था कि मीडिया के सामने उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शानी को यकीन था कि मौक़िफ़ डिप्टी रियाज का दिया हुआ ही था। पूरी बात सुनने के बाद डिप्टी रियाज कहर आलूद नज़र से मीडिया पार्टी की तरफ देखने लगा। खासतौर से शानी के लिए उसकी निगाहों में बला की गर्मी मौजूद थी। अपने अंदरूनी तैश के सबब उसने खुद बात करना मुनासिब ना समझी और अपने साथी डिप्टी शहाब को इशारा किया कि वो बात करे। खुद वो लंबे डग भरता हुआ एक तरफ निकल गया। डिप्टी शहाब और सीनियर सहाफ़ी ज़मीर अहमद में तवील मुकालमा हुआ। इस मुकालमे का बुनियादी मौजू शानी ही थी। डिप्टी शहाब ने बड़ी डिठाई और गैर मामूली एतमाद से वो ये स्टेटमेंट दिया जो इससे पहले उसका मातहत मुख्तार दे चुका था। उसने मीडिया को बताया कि शानी अपने एक साथी के हमरा खुद यहाँ पहुंच गया। वो हर सूरत रुस्तम से मिलना चाहती थी और कह रही थी कि इस काम के लिए अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसे परवाह नहीं है। उसे बड़ी मुश्किल से रोका गया और बताया गया कि वे खास हद से आगे नहीं जा सकती। बाद अज़ाओं से पूरी हिफाजत के साथ वापस बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। शानी डिप्टी शहाब का स्टेटमेंट सुन रही थी और उसका दिमाग खोल रहा था। इसने फिल्मों और ड्रामों में ऐसे मनाजर देखे थे। अदालत के कटहरे में खड़े होकर झूठे गवाह अपने मुखालफों की आंखों में आंखें डालकर सफ़ेद झूठ बोलते थे। उस वक्त वो सोचती थी ऐसा क्यों कर मुमकिन है, लेकिन आज उसके अपने ऊपर ये सब कुछ बीत रहा था। पुलिस वाले बड़े धड़ल्ले से कव्वे को सफ़ेद साबित कर रहे थे।
ना उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, ना आंखों में झिझक। तुम झूठ बोल रहे हो, वो करब से चीखी। बीबी, तुम्हारे आवाज़ बहाल नहीं है। तुम्हारे पिंडे की गर्मी ने तुम्हें दीवाना कर रखा है, डिप्टी साहब ने जहरीले लहजे में कहा। आप बगैर सबूत के ऐसी बातें ना करें डिप्टी साहब, ज़मीर अहमद ने एहतजाज किया। हम 100 सबूत दे देंगे आपको और ये भी बताएंगे कि ये बीबी रुस्तम तक पहुंचने के लिए और उसकी जान बख्शी के लिए हमें क्या क्या ऑफर करती रही हैं। अल्लाह के कहर से डरो डिप्टी साहब, तुम्हें ऐसे बोतान लगाते हुए शर्म आनी चाहिए, शानी ने कहा। हाँ बीबी, सारी शर्म हमें ही आनी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आना चाहिए। एक ज़माना था कि तुम इस डाकू की खातिर कहाँ कहाँ पहुंची हो और क्या क्या पापड़ बेलती रही हो। अब तो ये सारे साफी भाई भी गवाह हैं कि हम तुम्हें यहाँ से वापस भेज रहे हैं और तुम भाग भाग कर इस आग में घुस रही हो। मैं खुद नहीं आई हूँ, शानी चिल्लाई। तुम वो आगे कुछ ना कह सकी। उसने दाएं हाथ से अपने होंठ दबा लिए और सिसकियां लेने लगी। ग्रीस ने मजबूती से उसे अपने साथ लगा लिया। ज़मीर अहमद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, डिप्टी साहब, आप बीबी के बारे में फिक्रमंद ना हो, ये हमारे साथ हैं, वापसी पर ये हमारे साथ जाएंगी। लेकिन ये परमिशन के बगैर यहाँ किस तरह रह सकती है और इनका काम भी यहाँ क्या है? परमिशन की बात छोड़ें जी, परमिशन आप ही ने देनी है। अगर हमारी तरफ से कोई जमानत चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। इनकी वजह से आपके किसी काम में किसी तरह का खलल नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर तक डिप्टी साहब और ज़मीर साहब में इस बात पर तकरार हुई। मिलाकर डिप्टी को मीडिया के सामने अपनी खट दरमी छोड़ना पड़ी। अब शाम होने वाली थी। दूर नशे में डेरे पर चंद रोशनियां दिखाई देने लगी थी। शुमाली किनारे से धुएं के मरगोले उठकर ऊपर तक जा रहे थे। एक नहायत गर्म दिन था। बार बार पानी की तलब महसूस हो रही थी। शानी जानती थी कि डेरे पर खुराक और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। डेरे पर मौजूद लोग भूखे प्यासे थे और अब उन पर धुएं की आफत आ गई थी। मीडिया के लोगों के लिए करीबन 2000 मीटर की दूरी पर 4 खैमे लगा दिए गए थे। ये खैमे टीलों की ओट में थे। अभी वो लोग खैमों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। ये फायरिंग पुलिस की अगली पोजीशनों से शुरू हुई थी। फिर डेरे की तरफ से भी जवाब आने लगा। नीम तारीकी में चिंगारियां छूटती महसूस हुई। एक अजराली जंगजू ने साफियों को मुखातिब किया और चिल्लाकर बोला, गोली चल रही है जी, तुसा जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंच जाओ, जल्दी करो जी। वो सब लोग टीलों की आड़ लेते हुए अपने खैमों तक पहुंच गए। 4-5 मिनट तक फायरिंग की जोरदार आवाज़ें आती रही। पंप एक्शन, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे। उनमें नुमायां तरीन आवाज़ MG-08 गन की थी। साफियों को मशरूबात पेश किए गए और चाय काफ़ी का इंतज़ाम किया गया। शानी और ग्रीस अलग-अलग खैमे में थी। यहाँ मैट बिछा था और गैस लैंप की रोशनी थी। यह जदीद तर्ज का खैमा था जो कोहे पैमा इस्तेमाल करते थे। ग्रीस ने काफ़ी का घूंट लेते हुए कहा, शोनी, क्या तुम्हें यकीन है कि रुस्तम इस वक्त डिप्टी रियाज की हिरासत में है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वो बोली। क्या वो अब भी यहीं मौजूद है? शानी ने इस बात में सर हिलाया और आंसू पूंछकर बोली, अगर हम कुछ ना कर सके तो डिप्टी रियाज उसे मार डालेगा। वो उसे पुलिस वालों का कातिल कहता है और उसके नज़दीक रुस्तम की कम अज़ कम सजा ये है कि इसे गोली मार दी जाए। ग्रीस ने कहा, अगर किसी तरह मीडिया वाले एक बार ये देख लें कि रुस्तम गिरफ्तार है तो फिर पुलिस के लिए उसे मारना या गायब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें अभी ज़मीर साहब से बात करनी चाहिए। वो पुलिस पर दबाव डाल सकते हैं कि उन्हें कैदियों को देखने की इजाज़त दे दी जाए। ग्रीस उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो सीनियर सहाफ़ी ज़मीर अहमद और एक अंग्रेज़ी अखबार के क्राइम रिपोर्टर अब्बास चिश्ती उनके साथ थे। वो दोनों शानी से मसरूफ़ गुफ्तगू हो गए। वो शानी से पूरी तफसील जानना चाहते थे, लेकिन शानी की ज़बान को रियाज की खौफनाक धमकी का ताला लगा हुआ था। वो दोनों साफियों को बस ये बता सकी कि रुस्तम गिरफ्तार हो चुका है और इस वक्त यहाँ रियाज की कस्टडी में मौजूद है। उस पर बदतरीन तशद्दुद का इम्कान है और ये भी हो सकता है कि उसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ज़मीर अहमद ने कहा, क्या आप हमें यहाँ से बता सकती हैं कि उसे किस खैमे में रखा गया है? यहाँ से वो खैमा दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको आसानी से पता चल जाएगा। वो पुरानी तर्ज की बड़ी चूलदारी है और उस नीले खैमे के बिल्कुल साथ है जहाँ रियाज रहता है। क्या वहाँ कोई और कैदी भी है? जब मैंने देखा था तो वहाँ सिर्फ रुस्तम था, लेकिन अब हो सकता है कि कोई और भी हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस वालों ने डेरे के कुछ बंदे पकड़ भी रखे हैं। कितने होंगे मुझे उनकी ठीक तादाद का पता नहीं। हो सकता है कि सिर्फ 1-2 हों, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। शानी और ग्रीस को तसल्ली देने के बाद दोनों हजरात पुलिस हुकाम से मिलने के लिए चले गए। दूर फासले पर इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहे थे। पुलिस वालों की नकलो हरकत जारी थी। गाय बगाए अजरालियों के जोरदार नारे भी सुनाई देते थे। ये सब अजराली मुकामी लिबास में थे और अपने बड़े बड़े पगड़ों के सबब दूरी से पहचाने जाते थे। इनके पास पुरानी तर्ज की बंदूकें थी, लेकिन कुछ के पास जदीद हथियार भी दिखाई देते थे।
उनमें बहुत बड़े पगड़ वाला एक कद्दावर शख्स सबसे नुमायां दिखाई देता था। उसका रंग कदमी था। उसकी मूंछें तकरीबन एक चौथाई चेहरे पर फैली हुई थी। दरअसल दाढ़ी के कुछ हिस्से को भी मूंछों में शामिल कर लिया गया था। उस शख्स के पास जदीद ऑटोमेटिक राइफल और उंगलियों में कीमती अंगूठियां चमकती थी। यही अजराली सरदार गुलाम कबीर था। एक मुलाजिम बेशकीमत छोटा उका लिए हर वक्त सरदार के अकब में रहता था। शानी ने देखा कि दिन के वक्त सरदार ने धूप का चश्मा भी लगा रखा था। क्या यही अजराली सरदार है? ग्रीस ने शानी से पूछा। शानी ने इस बात में सर हिलाया। कहते हैं कि इसकी 10 बीवियां और 40 से ज्यादा बच्चे। अभी हाल ही में एक 18 साल लड़की से इसने शादी और की है। ग्रीस ने आंखें फाड़ कर होंठ सुकेड़े। शानी ने बताया, इन अजराली सरदारों में औरत और जमीन की बहुत हवस होती है। अब जो 2-3 सरदार पुलिस के टाउट बने हुए हैं वो भी जमीन के लालच में अंधे हो गए हैं। यहाँ 4-5 पहाड़ ऐसे हैं जिन पर इन नजराली सरदारों की नजर है। लाला फरीद और उसके साथियों की वजह से ये सरदार इन पहाड़ों पर नहीं आ सकते। अब सुना है कि डिप्टी रियाज ने इन सरदारों से पहाड़ों की मलकियत का वादा किया है। इस वादे के बदले ये अजराली हर तरफ पुलिस से ताउन कर रहे हैं। खास तौर से बड़ा सरदार गुलाम कबीर तो पुलिस का हिस्सा बना हुआ है। यहाँ अंग्रेजों के दौर की जो बड़ी मशीन गनें दिखाई दे रही हैं ये भी सरदार गुलाम कबीर की हैं। ग्रीस ने अपने सुनहरी बाल मुट्ठी में जकड़े और तासिफ से बोली, हो माय गॉड, 10 बीवियां, 40 बच्चे और अब एक और 18 साल लड़की से शादी। इन कबायली सरदारों के बारे में ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन अब सब कुछ अपने तजर्बे में आ रहा है। शानी ने गहरी सांस ली। इनमें नेक नाम सरदार भी हैं जिन्होंने हर दौर में जुल्म के खिलाफ जंग की, लेकिन ज्यादातर वो हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये सोन के इस दूर दराज इलाके में हर तरह की मनमानियां करते हैं। जन जर जमीन के लिए इनकी हवस कभी कम नहीं होती। मैं समझती हूँ कि लाला और उसके साथियों से इनकी दुश्मनी की एक वजह यह भी है। नादर काका और लाला वगैरह में लाख बुराइयां सही, लेकिन औरत के मामले में वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहे हैं। बल्कि जहाँ कहीं किसी जमींदार वडेरे की तरफ से औरत पर जबर हुआ है, इन लोगों ने उसकी मदद की है। शानी और ग्रीस के दरमियान इस मौजू पर बातें होती रहीं। ग्रीस ने शानी को रास्ते में पेश आने वाला एक वाक़या सुनाया और बताया कि किस तरह उन्होंने एक ज़मींदार के हरकारे को एक जोड़ के अंदर एक गरीब सूरत औरत से सरेआम ज्यादती करते देखा। औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी 2 बकरियां ज़मींदार के बाग में चली गई थी। फिर गुफ्तगू का रुख चौधरी बशीर और स्टीफन की तरफ मुड़ गया। ग्रीस ने शानी को बताया, तुम्हारी गुमशुदगी के सबब चौधरी बाशेर यानी बशीर अजहद परेशान है। उनको अपने तीनों गार्ड्स पर भी अजहद गुस्सा था जिनके होते हुए तुम रिक्शे में बैठकर कहीं चली गई थी। उसने मार मार कर उन गार्ड्स की चमड़ी उधेड़ दी और फिर नौकरी से निकाल दिया। चौधरी बाशीर को तुम्हारे लापता होने के सिलसिले में पुलिस के अलावा चौधरी उशाम वगैरह पर भी शुबा है। इसके अलावा उसका गुस्सा आरफ कंबुआ पर भी उतर रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं आरफ वगैरह से उसका झगड़ा ही ना हो जाए। शानी ने ग्रीस से मुन्ने के बारे में पूछा। ग्रीस ने बताया, उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया गया। वो यही समझ रहा है कि तुम गाँव गई हो और चंद दिन बाद वापस आकर उसकी मम्मी बन जाओगी। वो खुश है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डेविस और वो सारा दिन लान में खेलते हैं। और स्टीफन? शानी ने ग्रीस से उसके शोर के बारे में पूछा। वो अपने काम पर है। क्या मतलब? लंदन से 2 अफराद आए हैं। उनमें हमारे पास मशहूर केमिस्ट फिल फ्रीजर भी मौजूद हैं। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था ना? हाँ, जिनकी कंपनी में तुम और स्टीफन काम करते हो। बिल्कुल, हम फिलिप्स साहब की फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं। फिलिप्स साहब उस पौधे में बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं जिसे हम सांप की टाली कहते हैं। तुमने उसका क्या नाम बताया था? सफगंदल, शानी ने जवाब दिया। हाँ, साफगंदल। ग्रीस ने अपने अंग्रेजी लहजे में सफगंदल का लफ्ज बिगाड़ा। स्टीफन और फिलिप्स साहब उस पौधे की तलाश के लिए 2 मुकामी अफराद के साथ गुजरात के मुजाफाती इलाके की तरफ गए हैं। वो अपने साथ कैंपिंग का सामान भी ले गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी वापसी 7-8 दिन से पहले नहीं होगी। ग्रीस, तुम्हें इस काम में कोई खतरा तो महसूस नहीं होता? मेरा मतलब है कि इससे पहले इस पौधे के चक्कर में 3 कत्ल हो चुके हैं। तुमने खुद ही बताया था ना कि लंदन में दारा नामी शख्स और उसके बेटे को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। और कातिल ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इस पौधे का खोज लगाया जाए या उसकी काश्त की जाए। वो तो बस मैंने एक ख्याल जाहिर किया था। हो सकता है कि इन मौतों की वजह कोई और हो। बहरहाल शोनी, हर काम में थोड़ा बहुत रिस्क तो पोशीदा होता है ना? शानी ने कहा, क्या आपके पास इस पौधे को लंदन में काश्त करना चाहते हैं? बज़ाहिर तो ऐसा होता मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल उन लोगों का इरादा है कि इसे यही मुकामी तौर पर मसनूई तरीके से उगाया जाए और फिर लंदन में इस्तेमाल किया जाए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस पौधे की खास खासियत तो ये है जिसे बहुत से लोग जानते हैं और तुम भी जानती हो
ये ज़वाजी ताल्लुक़ रखने वाले उम्र रसीदा मर्दों के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। बेहद नातवां जिस्मों में भी ये आग भर देता है। लेकिन इसकी एक और दूसरी और ज़्यादा अहम खासियत भी है, और ये खासियत इतनी हैरान कुन है कि मिस्टर फिलिप और उनके साथी अभी तक इसकी साइंसी वजाहत ढूंढने की फिक्र में खलकान हो रहे हैं। पौधे की यही खासियत उन लोगों को इस पर काम करने की तरफ ज़्यादा राग़ब कर रही है। तुमने पहले भी इस दूसरी खासियत का जिक्र किया था, इसके बारे में कोई अंदाज़ा है तुम्हें? नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि पौधे की यह अफादियत मेडिकल के हवाले से है। शानी और ग्रीस इंतज़ार का वक्त काटने के लिए बातें करती रही। आखिर ज़मीर अहमद और अब्बास चिश्ती वापस आ गए। वो खेमे में दाखिल हुए तो उनके चेहरों पर निगाह पड़ते ही शानी ने जान लिया कि वो नाकाम वापस लौटे हैं। ज़मीर अहमद गहरी सांस लेकर एक कुशन पर बैठ गए। अब्बास चिश्ती ने भी एक निशस्त संभाल ली। डिप्टी रियाज पुलिस के मखसूस हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहता है? शानी ने पूछा। पहले तो उसके मातहत ने इनकार किया कि उन्होंने रुस्तम या उसके किसी साथी को पकड़ा है। बाद में रियाज खुद आया। उसने माना कि रुस्तम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो कहता है कि गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर हेड क्वार्टर रवाना कर दिया गया था। अब वो वहीं पर है। वो झूठ बोल रहा है, शानी ने कहा। हमने वो छूलदारी देखी है जिसके बारे में आपने बताया था। इर्द गिर्द के खेमे भी देखे हैं। कम अज कम यहाँ तो कोई बंदा नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया हो। 100% यही है, शानी ने कहा। ये लोग रुस्तम को यहाँ से नहीं भेज सकते। वो यहीं पर रख कर उससे पूछगछ करेंगे। पुलिस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बारूदी सुरंगें हैं। हो सकता है कि वो रुस्तम से महफूज रास्ते की निशानदेही कराना चाहें। हाँ, ये बात तो मेरे ज़हन में भी आ रही है, ग्रीस ने कहा। और वो कभी निशानदेही नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। वो मर जाएगा, लेकिन अपने दोस्तों से बेवफाई नहीं करेगा। शानी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो चारों खामोश रहे और अपनी अपनी जगह सोचते रहे। खेमे से बाहर पोठवार की रात अपने स्याह दामन में अनगिनत हवादस छुपाए इन टीलों में चकराती रही, फुनकारती रही। गाये बगाए बहुत फासले से इक्का दुक्का फायर सुनाई दे जाते थे। रुस्तम को करीबन 1 किलोमीटर दूर एक दूसरे मुकाम पर ले जाया गया था। खेमों के जुनूब की तरफ ये भी कुदरती खूह थी। ऐसे मुकामात वादी सून और पोठोहार में जा बजा मिलते हैं। इस खूह का दाना बवक्ते ज़रूरत लकड़ी के 2 बड़े तख्तों से बंद कर दिया जाता था। खूह के दाने के सामने दरख्तों के बहुत से कटे हुए तने थे। गालबन अजरालियों ने इन दरख्तों को जनरेटर से चलने वाले मशीनी आरे के जरिए काटा था और यहाँ डाल दिया था। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि डलवान पर वाकई ये जगह इसलिए साफ की गई है कि फायरिंग के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। खूह के अंदर रुस्तम को अपने जैसा एक और कैदी भी मिला। उसके हाथ भी उल्टी हथकड़ी में जकड़े हुए थे। इसके अलावा उसके पाँव में भी एक जंग कालूद जंजीर दिखाई दे रही थी। उसे पहचान कर रुस्तम चौंक गया। यह मकसूद अहमद था। मकसूद उन 4 अफराद में शामिल था जिन पर पुलिस एहलकारों ने डेरे के नवा में छापा मारा था। उनमें से एक शख्स शरीफ ने तो बुलंदी से कूद कर जान दे दी थी। बाकी 3 पकड़े गए थे। उनमें से 2 अफराद यानी बाकर अहमद और हीरे की मसख शुदा लाशें गदों पर लदकर डेरे पर वापस पहुंच गई थी। तीसरा बदनसीब मकसूद यहाँ रुस्तम के सामने मौजूद था। मकसूद को डेरे पर प्यार से लड्डू भी कहा जाता था। वो लड्डू ही की तरह गोल मटोल चेहरे और नहायत ज़हीन आंखों वाला एक खुशबाज शख्स था। वो बकर मंडी लाहौर के एक बत्ता खोर के पेट में चूरा घोंप कर मफरूर हुआ था और फिर जान बचाता वड्डे डेरे तक पहुंच गया था। वह जिस मोह से भागा था आज वो उस पर हावी हो चुकी थी, लेकिन इस तरह हावी हुई थी कि उसे ना जिंदा रखा जा रहा था ना मारा जा रहा था। लड्डू के जिस्म का एक एक हिस्सा बेईमाना तशद्दुद की मुंह बोलती तस्वीर था। सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि लड्डू की ज़हीन आंखों की जगह 2 जख्म नजर आ रहे थे। उसकी दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी थी। जख्म कच्चे थे, लेकिन खून का रसाव वगैरह बाकी नहीं रहा था। उसके जिस्म पर फ़कत एक जांगिया था। खूह के खुरदरे फर्श पर वो होले होले करा रहा था। रुस्तम को खूह में डालने वालों ने इसके पाँव में भी जंग कालूद जंजीर डाल दी थी और बाहर चले गए थे। रात हो चुकी थी। खूह में एक बड़ा गैस लैंप रोशन था। बाहर से इक्का दुक्का फायर की आवाज़ें आ रही थी। लड्डू ने कराना बंद कर दिया था और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। कौन हो तुम? उसने नहीफ आवाज़ में पूछा। मैं रुस्तम हूँ। लड्डू के जख्मी चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। चंद सेकंड बाद उसकी शदीद हैरत को गहरे कर्म ने ढांप लिया। वो अपने मखसूस लाहौरी अंदाज में बोला, या मेरे मालिक, ये क्या हो गया? रुस्तम भाई, आप ही पकड़े गए? ये तो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, रुस्तम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। और बाकियों का क्या हुआ जी? मेरा मतलब है लाला हसना साहब और मुराद वगैरह, वो अभी तक खैर से हैं। वो खैर से हैं तो फिर आप, मेरा मतलब है कि आप कैसे पकड़े गए? मकसूद लड्डू का चेहरा दुख की तस्वीर था। रुस्तम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। लड्डू रुस्तम के जवाब का इंतजार करता रहा, फिर कर रहा।
इन लोगों के हाथ आने से बेहतर है कि बंदा वैसे ही मर जाए। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे जी। करूँगा, तुम बताओ। हम तीनों जो पकड़े गए थे उनमें से बस मुझको ही डेढ़े से बाहर निकलने का रास्ता आता था। बस इसलिए पुलिस वालों ने मुझे जिंदा रखा। बाकड़ और हीरे को तशद्दुद कर के मेरे सामने मार दिया गया। मैंने उन लोगों को बड़ी तकलीफ से मरते देखा है जी। उन लोगों ने बाकड़ के पेट में गोली मारी और उसे 3 घंटे तक तड़पता छोड़ दिया। वो बेचारा उनके सामने हाथ जोड़ता रहा कि एक गोली उसके सर पर भी मार दो, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर वो मर गया तो उसकी लाश को हीरे की लाश के साथ ही गधे पर बांध दिया गया। उसकी हालत याद करता हूं तो दिल कुड़ता है। अभी मर जाऊं। कल सवेरे मैं यहां से बाहर निकल गया था। शायद किसी खाई में छाल मार कर कूद कर खत्म कर लेता, पर बड़ा सख्त पैड़ है जी। इन्होंने पकड़ लिया और मेरे पैरों में ये संगली जंजीर डाल दी। मैंने तुम्हारी आंखों के बारे में पूछा था, वही बताने लगा हूं जी। वो अजीब कर्मनाक अंदाज में बोला। अपनी आंखियां मैंने खुद निकाली हैं। शीशे की बोतल तोड़कर उस वक्त तक अपनी आंखियों पर मारता रहा हूं जब तक मुझे नजर आना बंद नहीं हो गया। अब मेरी नजर बिल्कुल बंद है। बस सज्जी आंख से थोड़ी सी रोशनाई अंदर आती है। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जावे। उसने एक लम्हा तवक्कुफ करके अपने आंसुओं का घूंट भरा और बोला, मैंने हर तकलीफ सही है जी, पर अपना कोल नहीं आड़ा जी। पुलिस के सामने जबान नहीं खोली। ये मुझसे डेढ़े तक जाने के लिए रास्ते की निशानियां पूछते रहे। मैंने कुछ नहीं बताया। फिर ये दोबारा मुझको खींच कर सड़ंगों बारूदी सुड़ंगों की तरफ ले गए। ये मुझे आगे लगाकर डेढ़े की तरफ ले जाना चाहते थे, पर मैं हर बार जमीन पर लेट जाता था। ये मुझको घसीटते थे, मारते थे, पर मैं एक कदम नहीं चलता था। फिर जब तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी रुस्तम साहब, तो मैंने मौका देकर अपनी आंखियां खत्म कर ली। रुस्तम का सीना रंजो गम से लबरेज हो गया। उसे और लाला वगैरह को मकसूद अहमद उर्फ लड्डू से ऐसी ही तवक्को थी। उन्हें पता था कि अगर इस पर ऐसी आफत आई तो वो जान दे देगा, जबान नहीं खोलेगा। कुछ देर तक खूह में बोझल खामोशी तारी रही। बस बाहर से पहरेदारों की आवाज़ें और उनके हथियारों की खड़खड़ाहट सुनाई देती रही। आखिर लड्डू ने कर्म में डूबी पुरंदेश आवाज में पूछा, रुस्तम भाई, वो आपसे भी हिड़स्ते की निशानियां पूछेंगे क्या? उन्होंने अभी तक नहीं पूछी? नहीं, अभी नहीं। लड्डू की आवाज़ अनजाने खौफ से कांपने लगी। रुस्तम भाई, इस डिप्टी रियाज के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर ये उससे बढ़कर जालिम है, और जो अजड़ाली सरदार इसका यार्ड बना हुआ है वो भी कुछ कम कसाई नहीं है। आपको पता ही होगा, गुलाम कबीर नाम है उसका। वो यहाँ सामने बैठकर बाकड़ और हीरे के मरने का तमाशा देखता रहा है और गुड़गुड़ी पीता रहा है। अब आप बस किसी तरह यहाँ से निकल जाने की कोशिश करें। यहाँ रहने से तो मर जाना बेहतर है। मैं सच कहता हूँ रुस्तम भाई, किसी तरह यहाँ से निकल जाएं, और हो सके तो जाते जाते मेरा किस्सा भी पाकड़ जावे। लड्डू की आवाज़ में दर्दनाक इल्तिजा थी। उसकी आंखों से कोई स्याल बह रहा था। शायद खून था, शायद आंसू थे, या फिर खून के आंसू थे। इसी दौरान में खूह से बाहर पुलिस एहलकारों की एड़ियां ठक ठक बजने की आवाज़ें सुनाई दी। लड्डू ने करा कर कहा, मेरा ख्याल है वो आ गया है। लड्डू का ख्याल दुरुस्त था। 2 मिनट बाद डिप्टी रियाज लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ। वो सिविल कपड़ों में नजर आ रहा था। स्याह पतलून थी उस पर, नीली शर्ट, आधी आसीनों में उसके बाजुओं की मछलियां नजर आ रही थी। हस्बे मामूल वो नशे में नजर आता था। सिगरेट उसकी उंगलियों में दबा हुआ था। उसके पीछे ही 2 संतरी फोल्डिंग कुर्सियां लिए आ रहे थे। कुर्सियां खूह में बिछा दी गई। सामने एक छोटी फोल्डिंग तपाई पर रख दी गई। डिप्टी रियाज के हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें वो गौर से देख रहा था, और पेंसिल के साथ कहीं कहीं निशानात भी लगा रहा था। रुस्तम पर बस से कहर आलू निगाह डालने के बाद उसने दोबारा नहीं देखा। एक सब इंस्पेक्टर अटेंशन हालत में रियाज की कुर्सी के पास खड़ा हुआ था। उसकी निगाह भी कागजात पर थी। बिलाकर रियाज ने कागजात से सर उठाया और सब इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर बोला, इनमें कुल 20 बंदे काम के हैं। लाले के 2 भतीजे और एक मामू उसमें शामिल हैं। हंसने का एक भाई और एक भतीजा है। इसके अलावा मुराद के चचादाद भाई हैं और एक ताया है। जैसे आपका हुक्म हो जी। सब इंस्पेक्टर ने अदब से कहा, ठीक है, इन बंदों की एक लिस्ट बनाओ और डेरे पर पहुंचा दो। साथ ही अपना प्रोग्राम भी खोल कर बता दो। उन कुत्तों को समझा दो कि उनके पास अब चंद घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं है। हम उनके रिश्तेदारों को आगे लगाकर बड़े डेरे पर पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, सब इंस्पेक्टर ने अकड़ कर कहा। पैगाम भेजने से पहले एक मरतबा मुझे दिखा देना, डिप्टी रियाज ने कहा। सब इंस्पेक्टर और दीगर अफराद कागजात लेकर बाहर निकल गए। अब खूह में डिप्टी रियाज के अलावा बस 2 मुसल्ला एहलकार मजीद रह गए थे। गैस लैंप की रोशनी में वो भी मुजस्मों की तरह साकत खड़े थे। डिप्टी रियाज ने दिया सिगरेट सुलगाया। एक गहरा कश लेकर नाक से धुआं निकालते हुए वो खौफनाक नजरों से रुस्तम को घूरने लगा।
रुस्तम दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठा हुआ था। वो तकलीफ, राहत, जिंदगी या मौत से कतई बेपरवाह दिखाई देता था। डिप्टी ने लड्डू की तरफ इशारा किया और रुस्तम से मुखातिब होकर बोला, मैं जानता हूं ये कुत्ते का तुखम मेरे आने से पहले तुमसे क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि इसकी तरह मैं तुम्हारा भी सवा सत्यानाश करने वाला हूं। तुमसे डेरे तक जाने का महफूज रास्ता पूछने वाला हूं। हो सकता है कि सरामी ने तुम्हें भी अपनी तरह आंखें फोड़ लेने का मशवरा दिया हो, फिर आराम मौत मरने की सलाह दी हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलत कह रहे हो, रुस्तम होले से बोला। तुम्हारे मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रुस्तमे। मुझे पता है कि तुमसे यही कुछ कहा गया है, लेकिन जो कहा गया है गलत कहा गया है। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी कुत्ती जबान से कोई लफ्ज बोल कर नहीं दोगे और मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये मसला हम हल कर चुके हैं। अब तुम एक बेकार शय की तरह हो। तुम्हें किसी भी वक्त पुराने कपड़े की तरह फाड़ कर गंदी मोरी में फेंका जा सकता है। उसके साथ ही एक जहरीली फातियाना मुस्कुराहट ने डिप्टी रियाज का चेहरा ढांप लिया। रुस्तम ने कहा, फिर अब देर किस बात की है? जो करना है कर गुजर। तेरे जैसे इजड़े को ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर किसी वजह से मैं बच गया तो तेरी मट्टी खराब कर दूंगा।